नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। पाकिस्तान वो देश जो दुनिया के सामने एक भिखारी, कंगाल और एक आतंकी मुल्क के तौर पर जाना जाता है। और ये मुल्क बात तो शांति की करता है, लेकिन पूरी दुनिया में आतंकवाद भड़काना, टेररिज्म एक्सपोर्ट करना इसका मुख्य धंधा है, मुख्य पेशा है। आज के शो में हम आपको दिखाएंगे वीडियो सबूत, दस्तावेज और पाकिस्तान की आवाम की आवाज जो पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी वर्दी की पोल खोल रही है। दिखाएंगे कैसे पाकिस्तानी आर्मी की नापाक हरकत, उसकी हर साजिश आखिरकार उसे ही घेर जाती है और आवाम अब पाकिस्तानी हुक्मरानों को, आर्मी चीफ को आईना दिखाने लग गई है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं नापाक। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस, जिसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह कर दिया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो घाव दिए, उसके जख्म आज भी हरे हैं। अब आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने इन जगहों की मरम्मत शुरू की है। इसके अलावा उत्तरी सिंध के जैकोबाबाद एयरबेस पर हैंगर की मरम्मत चल रही है। जिस जगह भारतीय हमले ने तबाही मचाई थी, अब वहां काम कराया जा रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान आखिर किस डर के साए में है और आखिर किससे सच्चाई छिपाना चाहता है। पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया को बताया कि हमने भारत पर एक्शन किया, तो फिर ये मरम्मत किस चीज की हो रही है? पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस एक बार फिर सुर्खियों में है। लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा किया है कि इस एयरबेस की मरम्मत और रिकंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने बीते महीनों में इस एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह किया था। उसके बाद से पाकिस्तान लगातार इसकी स्ट्रेटेजिक रीबिल्डिंग पर काम कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का बड़ा सच सामने ला दिया है। हमले से पहले यहां 2 ट्रैक्टर ट्रेलर खड़े थे, जिनके दोनों ओर आवरण लगे हुए थे। 10 मई की सैटेलाइट तस्वीर ने दिखाया था कि भारतीय हमले ने दोनों ट्रकों और आसपास की इमारतों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। सत्रह मई तक पाकिस्तान ने इस पूरी साइट को साफ कर दिया था। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के करीब है और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान यहां एयर डिफेंस और फाइटर जेट्स की नई तैनाती की तैयारी कर रहा है। लेटेस्ट तस्वीरें साबित करती हैं कि पाकिस्तान ने अब यहां मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। नई दीवारें बनाई जा रही हैं, जो एयरबेस की मूल संरचना के मुताबिक ही हैं। नई तस्वीरों में रिकंस्ट्रक्शन साइट के पास बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 जैसा दिखने वाला एक वीवीआईपी जेट खड़ा नजर आ रहा है। मुनीर ने हाल ही में विदेश यात्राओं के लिए पीएएफ ग्लोबल 6000 का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनका गल्फ स्ट्रीम विमान ब्रिटेन के फार्नबोरी सेंटर में 3 महीने तक रखरखाव के लिए गया था। वो विमान अब वापस आ गया है और माना जा रहा है कि एक अन्य गल्फ स्ट्रीम J755 भी नूर खान में है। पाकिस्तान के लिए क्यों खास है नूर खान एयरबेस? पाकिस्तान वायुसेना का अहम एयर मोबिलिटी हब, रावलपिंडी स्थित GHQ सैन्य मुख्यालय के बेहद नजदीक। यहां तैनात है साब एरियाई AEWNC निगरानी और खुफिया मिशनों के लिए।
C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर का संचालन यहीं से होता है। VVIP मूवमेंट के लिए प्रमुख एयरबेस, एयर डिफेंस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का केंद्र, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए बेहद अहम ठिकाना। आपको बता दें कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भारतीय हमले का रणनीतिक महत्व बेहद बड़ा था। ये एयरबेस पाकिस्तान सेना के मुख्यालय के करीब स्थित है और इसे एयर मोबिलिटी ऑपरेशंस का हब माना जाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 10 मई को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर बड़ा हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आया है कि इस हमले में एयरबेस के अंदर खड़े 2 खास ट्रकों को निशाना बनाया गया। माना जा रहा है कि ये ट्रक आतंकियों के लिए हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने एयरबेस को तुरंत क्लियर कर दिया और तबाही के निशान छुपाने की कोशिश की। नूर खान एयरबेस पर भारतीय हमले से पाकिस्तान की एयर डिफेंस क्षमताएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। यहां पर साब एरियाई एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग विमान मौजूद थे। ये सभी निगरानी, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए बेहद अहम थे। भारतीय हमले के दौरान पाकिस्तान की ये क्षमताएं बर्बाद हो गईं। यही वजह थी कि पाकिस्तान के पास पलटवार करने की ताकत लगभग खत्म हो गई। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि 10 मई को हुए हमले में 2 बड़े ट्रैक्टर ट्रेलर और आसपास की बिल्डिंग्स तबाह हो गईं। विश्लेषण करने वाले डेमियन साइमन ने कहा कि पाकिस्तान अब नूर खान एयरबेस पर नया निर्माण करवा रहा है, लेकिन यह निर्माण पुराने डिजाइन के मुताबिक ही किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान अपनी कमजोरियों को दूर करने में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर पाया है। यानी भारतीय हमले ने पाकिस्तान की एयर पावर को गहरा झटका दिया है और अब भी वो इससे उबर नहीं पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान आज उसी आतंकी जाल में ऐसा फंसा है कि बर्बादी की कगार पर है। कराची से लाहौर तक सड़कों पर हाहाकार है। असीम मुनीर के चेहरे पर पसरा है डर का साया। पाकिस्तान के हर गली में भूख, हर चेहरे पर गुस्सा है। पाकिस्तान की जनता कह रही है बस बहुत हुआ, अब और नहीं। जिस मुल्क ने आतंक को रणनीति बनाया, अब वही आतंक उसकी नींद छीन रहा है। टीटीपी, जैश, लश्कर, ये सभी कभी पाकिस्तान के हथियार थे, लेकिन अब ये पाकिस्तान पर वार कर रहे हैं। ये आपको एक्स्ट्रा दौर मिला है। अच्छा, आप एक्स्ट्रा दौर में जी रहे हो। ठीक है। इसके बाद जितने भी दौर आएंगे ना, अच्छा, वो इससे ज्यादा बुरे बुरे बुरे। जंग होने वाली है। जंग होने वाली है। बिल्कुल होने आप रेडी हैं? बिल्कुल आप रेडी हैं जी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खान साहब, जंग के लिए रेडी हैं? जंग के लिए हम इंडिया से नहीं, अमन चाहते हैं। क्या उसके बात? बावजूद अगर नहीं मानता है, फिर हम लोग अमन चाहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान आतंकवाद, आर्थिक बदहाली, और राजनीतिक अस्थिरता में उलझा हुआ एक देश है जिसे भविष्य नहीं, आज के आतंक में जीना पसंद है। पाकिस्तान की नीतियां न सिर्फ क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा हैं, बल्कि अब खुद वहां की जनता ही इनसे परेशान हो चुकी है।
आतंक की राह पर पाकिस्तान कैसे खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है, ये वहां की जनता अपने बयानों में बता रही है। पाकिस्तान दशकों से आतंक को अपनी रणनीतिक नीति के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, चाहे वो भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद हो या अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन देना। लेकिन आज वही नीति पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुकी है। जिस आग को पाकिस्तान ने पड़ोसियों के खिलाफ जलाया था, अब वही उसके घर को जला रही है। पाकिस्तान के कई इलाकों में आतंकी संगठन खुलेआम घूमते हैं। टीटीपी, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इन सबको पाक सेना और आईएसआई का संरक्षण मिला है। लेकिन अब यही संगठन पाकिस्तान की सेना और आम जनता पर ही हमला कर रहे हैं। आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी से जूझती पाकिस्तान की जनता अब खुलकर सरकार और सेना के खिलाफ बोल रही है, अपने देश की असलियत को बयां कर रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान की सरकार और सेना भारत को ललकारने का काम करती है, तो वहीं पाकिस्तान की जनता अमन की बात करती है। तो कुछ लोग जानते हैं कि पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है और भारत हर मामले में काफी आगे है। हम इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? ये देखिए, बात एजुकेशन में क्यों नहीं मुकाबला करते? यही चाहिए ना, हमारे जो सियासी रहनुमाइन को यही चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाएं। देखिए कि इंडिया कहाँ आ गया, किस फील्ड में, माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, तो उस सब फील्ड में हम आगे निकले। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आगे निकले हैं। आप जितनी भी जापानी गाड़ी वो इंडिया बना के दे रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकते? ऐसे तो फिर ये भी हम कह सकते हैं कि भाई आज बांग्लादेश के और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हैं, तो वो भी तो अलग हुआ है। तो अगर हम कहें कि अगर वो अलग हो गया, हम ताल्लुक ही नहीं बेहतर। बांग्लादेश इसलिए अलहदा हुआ है कि जो हमारे जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं ना, इसकी वजह से, अच्छा। कि जो नाअहली की वजह से, इसलिए उनकी जो इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया था अच्छा। बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। इसलिए वो बांग्लादेश लाया था। उनको पता था कि आगे हमारे मुस्तकबिल नहीं, हमें तो ये बताया जाता है, जो बुक्स में हम पढ़ते हैं कि वो इंडिया ने साजिश कर दी थी, तो बांग्लादेश इस वजह से पाकिस्तान इंडिया कैसे साजिश करे जब अपने ही मुलव्वस हो? अच्छा, क्यों जी? वो गलत आप लिखा तो है। बल्कि बुजुर्ग हैं, वो आप गलत लिखा है। हाँ, वो बांग्लादेश जो है ना, वो बेसिकल हमारी फौज ने थाली में रख के दिया है। ये आप कैसी बात कर रहे वो हैं? थाली में रख के दिया है। ये मेरा हमारी गवर्नमेंट ने? जी, अच्छा, गवर्नमेंट ने नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट तो एक कठपुतली है। ठीक है। हमारी फौज ने दिया आपकी है। एज कितनी है? आज मेरी एज 60 साल है। 60 साल है, मतलब आपने ये मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, उस स्कूल में आज खोतियाँ बजी हुई हैं। उसको 3 मंजिला ऊंचा होना चाहिए था। ऐसे ही ये है, तरक्की होती है, एजुकेशन होनी चाहिए, ये तरक्की होती है। ऐसे ही लेकिन वो तरक्की होने के बजाय ऐसा 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 हम कहाँ पे आ गए हैं? नहीं, अब इसमें ये भी तो देख रहे हैं ना कि जिस कंट्री से हम जंग की बात कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो $12 बिलियन, $13 बिलियन के नए डिफेंस इक्विपमेंट मंगवा रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को बेहतर कर रहा है। मेरी ये बातें शायद किसी को बुरी भी लगेंगे, भाई ये इंडिया को की अचीवमेंट को बता रहा है, लेकिन हम जंग उससे करनी है, लेकिन एजुकेशन उसके मुकाबले में है या नहीं, टेक्नोलॉजी उसके मुकाबले में है या नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी इकोनॉमी नहीं, उसके मुकाबले में है या कुछ नहीं। भी नहीं है। शहबाज शरीफ की सरकार सिर्फ आईएमएफ के आगे झोली फैलाने तक सीमित रह गई है। दूसरी ओर सेना प्रमुख आसिम मुनीर की छवि तानाशाह जैसी बनती जा रही है। कराची से लाहौर तक विरोध की लहर है और सोशल मीडिया पर #GoShehbazGo और #RejectArmy जैसे ट्रेंड्स आम हो चुके हैं। भारत से तुलना तो पाकिस्तान के लिए जमीन आसमान का फर्क है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसरो से लेकर डिजिटल इंडिया तक भारत ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है, जबकि पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज की किश्तों के लिए भी संघर्ष कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जती। संयुक्त राष्ट्र हो या G20, भारत को विश्व में सम्मान मिलता है। पाकिस्तान आतंक का पनाहगाह कहकर बदनाम होता है। हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को आतंकवाद का निर्यातक बताया गया है। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलते ही अब फिर दबाव में है कि आतंक के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सेना ऐसा होने देगी? दुनिया पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि हर बार झूठ, दोहरे मापदंड और पाखंड ही दिखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बात पाकिस्तान के बाहर होती है, बल्कि बाहर भी पाकिस्तान का यही हाल है। टेक्नोलॉजी के हवाले से हमसे आगे जा रहे ठीक हैं, है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, हाँ। इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। ठीक है। जो भी चीज नहीं प्रमोट करता है उसको दबा दिया जाता तो है। हम इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? हाँ, ये ये बात बात यही है एजुकेशन ना, में क्यों नहीं मुकाबला ये करते? बात है। यही चाहिए ना, हमारे जो सियासी रहनुमा को यही चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाएं। देखिए कि इंडिया कहाँ कहाँ आ गया, किस बिल्कुल। फील्ड में, माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में, IT की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर हर में, चीज में, एजुकेशन हर में, चीज में। तो उस सब फील्ड में हम आगे निकले। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आगे निकले हैं। आप जितनी भी जवानी गाड़ी में इंडिया बना के दे रहा, पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? ठीक है। अगर पाकिस्तान हर चीज कर सकता लेकिन नहीं करवा रहा, क्यों? क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान एक दबा पड़ा है, ये दबा पड़ा है जो किससे प्रेशर में दबा पड़ा है? हम एक आजाद आजकल के कंट्री, प्रेशर में दबा पड़ा है। ये अमेरिका से तो आजकल ताल्लुकात बेहतर नहीं हमारे चीफ मार्शल साहब। दिखाते कुछ है, होता कुछ है। दिखाते कुछ है, होता कुछ है। अगर अमेरिका से जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, जो जी। वो हट जाए तो पाकिस्तान क्यों डेवलपमेंट करेगा? ठीक है, मुल्क से जो कर्जे लिए हुए हैं, वो कर्जे क्या कहता है? अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं, जी। ठीक है, तो हम बात तो माननी पड़ेगी। बात तो माननी पड़ेगी ना। फिर बात ही सारी यही है। ठीक है। अगर हम कर्जा ही नहीं लेंगे, अपने मुल्क की जो चीजें हैं वही आप बाहर सेल आउट करेंगे, तो है। इसमें हमारी करेंसी जो बढ़ेगी, हमारे मुल्क की चीजें जो बढ़ रही अमेरिका होती ने हैं। इंडिया पे क्यों नहीं प्रेशर डाला? हाँ, ये मैं शायद सवाल मेरा बनता था कि भाई उन पे क्यों नहीं, वो भी हमारे साथ ही थे। ट्रांसफर चाइना पे करता है। क्यों नहीं डालता? हाँ, चाइना पे प्रेशर अगर कोशिश करता है तो चाइना उसके प्रेशर में आता क्यों नहीं? चाइना उसके प्रेशर में इसलिए क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। ये चीज तो फिर इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका हमारे पे प्रेशर डाल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, इसलिए दुनिया जो उनसे ना वो जो बात करती है हमें कहीं ना कहीं माननी पड़ती है। माननी पड़ती है। आतंक की राह कभी किसी देश को मंजिल तक नहीं पहुंचाती। पाकिस्तान को अब फैसला करना होगा कि या तो वो अपने लोगों के हित में बदले या फिर खुद को बर्बादी के गर्त में धकेले। भारत की राह में पाकिस्तान हमेशा बाधा बनने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत अब आगे बढ़ चुका है और पाकिस्तान पीछे छूट गया है। आखिर में सवाल यही है, कब सुधरेगा पाकिस्तान? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान वो मुल्क जहां के हालात आज किसी से छिपे नहीं है। महंगाई, बदहाली और झूठ फरेब की राजनीति ने वहां के लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लेकिन इससे वहां की आर्मी को और वहां के राजनेताओं को क्या फर्क पड़ता है? उनकी जेब गर्म है, दुनिया भर से लोन मिल रहे हैं, IMF से पैसा आ रहा है। भाड़ में जाए जनता, आर्मी का काम बनता। लेकिन इस बार आवाज उठने लग गई है पाकिस्तान की जमीन से, एक ऐसी आवाज जिसने इस मुल्क की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी है। जरा सोचिए, जहां होने चाहिए स्कूल वहां चल रही है आतंकी पाठशाला, जहां बच्चों के हाथ में होनी चाहिए किताब वहां उनके हाथ में दी जा रही है जिहादी तालीम। मासूम दिमाग को आर्मी ने अपना हथियार बना लिया है और बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, जिससे आतंकी फसल तैयार होती रहे। आतंकी मुल्क पाकिस्तान, जहां सियासत झूठ के सहारे चलती है और जनता उम्मीदों के सहारे। लेकिन अब उसी मिट्टी से आवाज उठी है सच्चाई की, जिसने शहबाज शरीफ की पोल खोलकर रख दी है। कंगाल पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था का वो मंजर, जहां किताबों की जगह आतंक की किताबें पढ़ाई जाती हैं।
जहां पढ़ाई का मतलब है जहर घोलना, जहां बच्चों को आतंक के सिद्धांत और कट्टरपंथी विचारों से भरा जाता है। पढ़ाई नहीं, दिमागों में नफरत बोई जा रही है और भ्रष्टाचार की गहराई में एक बेबस सरकार, जिसका चेहरा है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ की धोखेबाजी अब जनता की आंखें खोल चुकी हैं। लोग उनकी हकीकत समझ चुके हैं और आवाज उठा रहे हैं बदलाव की। पाकिस्तान की बात कीजिए, दुनिया की बात कीजिए तो हमारा 30% है, लेकिन दुनिया का बहुत कम होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहना क्या है, वैसे जब देखा जाए तो ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। पाकिस्तान में कोई चीज़ कम, दुनिया में कोई चीज़ कम होती है तो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है, कोई चीज़ बढ़ती है तो पाकिस्तान में ज़्यादा ही बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जी हमारा रेडी वाला से लेकर हमारे ब्यूरोक्रेट तक जो है वो करप्शन होती है और हम लोग जो है वो खुद को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक रीज़न इज़ दिस। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जी जैसी आवाम होती है वैसा हुक्मरान होता है। डेफिनेटली ये बात ट्रू है, बट द थिंग इज़ कि हम कैसे सुधरेंगे, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सुधरना तो हम लोगों ने तब ही है जब हम लोग जो है खुद से करप्शन साढ़े थे कहते जो होता है कर लो, जिंदा दाल लगता ला लो। जिन देर तक असं दाल आते रहेंगे ना, ये इन्फ्लेशन रेट जितने मर्जी वज़ीर आज़म आके इसको कम कर ले, कभी भी कम नहीं हो सकता। हमें जो है वो इस चीज़ को खुद करेक्ट करना है। तो पुलिसियों से सीखते क्यों नहीं, अपने नेबर कंट्री से क्यों नहीं सीखते? जैसे देखिए, मैं आज इंडिया की बात कर रहा था, उनके जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर जो वो कॉन्फिडेंस लेवल से कह रहे हैं कि दुनिया को हमारा शुक्र अदा करना चाहिए कि जैसे हमने इन्फ्लेशन रेट, जैसे हमने रशिया से दबाव में नहीं आकर तेल भी खरीदा है जब यूक्रेन की वार चल रही थी, हमने सारा कुछ किया, तो आज इन्फ्लेशन रेट जहाँ दुनिया में कम हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा इसमें रोल है। दुनिया को हमारा थैंक करना चाहिए, लेकिन आज हम जो है पुलिसियों से सीखते नहीं। आज भी हम वो अकड़ में और उन चीज़ों में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। फिर ये बैठ के करप्शन कैसे करेंगे? अगर हमारे बड़े करप्शन कर रहे हैं, हम भी तो यही करेंगे ना। हम आसपास डॉक्टर्स एंड टीचर्स को देखते हैं, हमारा बच्चा कहता है हमने डॉक्टर टीचर बनना है, हम अपने आसपास साइंटिस्ट को देखेंगे, अपने आसपास जो है वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो इससे बहुत मुख्तलिफ कर रहे हैं, तो हम वो देखेंगे। हमें लिटरली, मुझे जो है वो खुद जो है वो आप कह लें कैफे से क्लियर करने के बाद पता चला यार ये वाला भी सब्जेक्ट होता है। काश मैं जो है मैट्रिक के बाद इसको चूज कर लेती, मुझे पता ही नहीं था। देयर वाज नो गाइडलाइन, मतलब यहाँ पर कुछ भी, देयर इज नथिंग। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो हो चुका है। फिर कहते हैं जी साडा एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, क्योंकि गलतियाँ हमसे शुरू। हमेशा हमने जज्बे नारों की बातें तो लाजमी की है, तो आपको नहीं लगता था कि टेक्नोलॉजी की तरफ आता है? क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कभी इंडिया को कर देंगे, कभी इसराइल को फना कर देंगे, तो टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? एक तरह से वो मिसाइल लेके खड़े हो, आज भी डंडों से या बातों से हो, तो वो तो मिसाइल मार के हमें दूर से तबाह कर देंगे। इन चीज़ों पर क्यों नहीं फोकस कर रहे? कभी कश्मीर का, कभी बलूचिस्तान का इशू अपने मुल्क के अंदर देख नहीं रहे, लेकिन दूसरों के अंदर जाकर देखिए वो यूथ को इसलिए एजुकेट नहीं करते। अगर यूथ एजुकेट हो गई तो यूथ उनके गले ना पड़ जाएगी, जो उन्होंने गलतियां की हैं। अगर यूथ उनके गले पड़ जाती है तो उनका फ्यूचर तबाह है। ये जो बैठ के जो है वो लंबी लंबी गाड़ियों में जाते हैं, AC में उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते सोते हैं, बाहर उन्होंने इतनी जायदादें बनाई हुई हैं, पता ही नहीं कितनी जायदादें हैं, मतलब कितनी उनकी नस्लें जो है वो इस वक्त सवर चुकी हैं। अगर यूथ को एजुकेट कर देते हैं तो उन्हें ये सारी बातें पता चल जाएंगी, तो फिर क्या होगा? उनका खाना पीना बंद, यूथ उनके गले में से हर एक चीज़ निकाल लेगी। लगता है कि माशाल्लाह यूथ एजुकेटेड हो रही है। यूथ एजुकेटेड हो रही है, लेकिन लिटरली बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद जब आप खुद प्रोफेशनली बाहर कदम रखते हैं, स्टेप इन करते हैं बाहर की तरफ, तब आपको पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, और तब तक बहुत देर हो जाती है। मतलब आप इतने प्रेशराइज हो जाते हैं, आप उन सिनेरियो से गुजर के आते हैं कि आपको लगता है कि शायद मैं अपना फ्यूचर नहीं। बहुत कम यूथ ऐसी है जो कि अपने खुद को प्रेशर से निकाल के, जो है वो एंग्जाइटी से निकाल के, डिप्रेशन से निकाल के खुद को आगे लेके जाए। एवरीवन इज़ नॉट सेम। क्योंकि देखिए अभी हमारे मुल्क की जो कंडीशन हो सकती है, क्या आपको लगता है कि अब हमें शायद अपनी फॉरेन पुलिस से आज़ाद करें? जैसे कभी हम देखते हैं ईरान से पेट्रोल नहीं खरीदने से, अमेरिका से वो नहीं करेंगे, रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, यूरोप से ये ट्रेड नहीं करेंगे, तो क्या आप इंडिया से ट्रेड नहीं, क्या आपको लगता है कि अब हमारी मजबूरियाँ बन गई कि हमें सबके साथ ट्रेड या सिस्टम बेहतर करना चाहिए? मजबूरियाँ, ट्रेड सिस्टम को आप छोड़ दें, हम जो है वो मजबूरी के तहत भिखारी बन चुके हैं, हम ट्रेड की बात करते हैं। लाइक हम IMF के कर्जे में कितना, मतलब
दबे हुए हैं। ऐसे ही कैन यू इवन इमेजिन? और वो अपनी मर्जी के मुआहदे आपसे करवा रहा ऐसे ही है। है। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी निगरान हुकूमत ने फलाना करता उन्हें टिमकाना कर दिया साड़ियों ने, मतलब यार व्हाट द हेल, दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द थिंग। तो अब देख लें, इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। वजीर आजम नवाज शरीफ, क्या मकसद आपका बनता था कि आपने लाहौर की सारी सड़कों पे, पाकिस्तान की सड़कों पे आपने वजीर आजम नवाज शरीफ लगा दिया? क्यों? ऐसे ही। आपको तब याद आ गया कि किसी ने उसके ऊपर ब्लैक जो है वो स्प्रे से नवाज शरीफ के फेस पे कुछ किया, लाइक उसको ब्लर किया, तो आपने जो है उसके ऊपर केस कर दिया। आपके ऊपर केस बनना चाहिए। आपने किस खुशी में नवाज शरीफ के साथ जो है वजीर आजम लगाया? ऐसे ही है। ये केस कहाँ बनता है? सब सोए क्योंकि अंधे नवाज हैं। शरीफ ने कहा कि पुल बना दी या सारी मेट्रो बना दी, तो मुझे बताइए ये भी कौन सा हमारे चाट यूथ या ले- हमारे इंजीनियर ने बनाई? ये भी तो चाइना से बनवा के हमने- चाट ले सारी चीज को, सारी गिरवी है, हम लोगों ने टैक्स पे किया ऐसे ही है। है। अगर एक बंदा 1500 एक जो है वो दिन का कमाता है तो उसमें से 600 रुपए वो टैक्स देता है। ये सब बताए कुछ हम दे रहे नवाज हैं। शरीफ या नून लीग की बात कीजिए, इन्होंने मेड इन पाकिस्तान कहाँ बनाया कि जो हमारे मुल्क को बेहतरी तक कंट्रीब्यूट करता, जीडीपी में हमारे मुल्क का नाम रोशन शरीफ खानदान की अगर जो है वो आप हिस्ट्री पढ़े तो ये लोग जो है वो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या किया है, किस तरह से ये लोहार थे और किस तरह से ये लोग आगे आए हैं। इन्होंने शुरू से इनका बिजनेस माइंडसेट था, पॉलिटिकल माइंडसेट ऐसा नहीं था। पॉलिटिक्स आपने सीखनी है, जाके जो बाइडन से सीखो, जाके जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाके पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो। इस चीज़ में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो है। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो। अब वो तो भी अब इस्लामी मुल्क है। सऊदी अरब से छोड़ दे, अब तो अफगानिस्तान तरक्की जैसे करता जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें आप, अफगानिस्तान को देख लें, वो ऐसे हम कहते थे साढ़े बच्चे ने, वो बच्चा आपका बाप बन गया अब। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपको बताएगा कि जी मैं बाप हूँ। 2% का बांग्लादेश को कहते रहे, आज हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें हर चीज़ की इंडस्ट्री, पाकिस्तान में फेसबुक, आप आईटी की बात करते हैं, पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं ऑन। हम लोग जो है वो 2 नंबर गलत तरीकों से जाके मोनेटाइजेशन करवा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? हम लोग मतलब हराम कमा रहे हैं ना, दैट्स मीन कि एक चीज़ जब हमें एक पॉलिसी इजाज़त ही नहीं देती, हम लोग जो है वो उसको ये कर दो, वो कर दो, आरडीबी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और जब तक हम लोग खुद नहीं ठीक होंगे वही पॉइंट हम नहीं बेहतर हो सकते। जिस मुल्क को इस्लामी कहकर पेश किया जाता है, वही आज झूठ, भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष का अड्डा बन चुका है। अवाम खौफ में है, लेकिन किसी किसी के लफ्जों में आज भी सच्चाई जिंदा है। इस पठान ने ये तक कह दिया कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक पत्थर मुझको मारो। पता नहीं, ये तो इस्लाम के नाम से और सब कुछ है ना, आजकल सारा 2 नंबर ही चलता है पाकिस्तान में। जितना 2 नंबर आदमी है पाकिस्तान में वो कामयाब है, और असल में इंसानियत, एहसास और इंसाफ, ये 3 चीज किसी में है तो वो इंडिया चला जाए, और बेईमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा का। पाकिस्तान में क्या है? नहीं, इंडिया का सिफत क्यों नहीं करना है भाई? सब गलत बात नहीं, जिसमें नहीं, क्यों नहीं करनी इंडिया की सिफत? इंडिया की सिफत क्यों नहीं करनी, बता दें। हमारा दुश्मन मुल्क है, तुम इंडिया का सिफत कर रहे हैं। तेरे बाप को मरवाया, तुम्हारे तुमसे कैसे लड़ाई क्या? 72 में देखो, बात सुन, 62 में नहीं, शिकस्त हमने दिया, पठानों ने दिया। आपको भी शिकस्त दिया, आपको भी शिकस्त दिया, आपको भी शिकस्त दिया। तेरे चोर है, तेरा चोर है, तेरे वजीर आजम चोर है, तू चोर है, तेरा बच्चा चोर है, तेरे बीवी चोर है, सब चोर है। तू किधर है? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। इंडिया से सारा मुल्क पर दम तबाह बर्बाद। चोर है, तेरे सब कुछ चोर है। कौन कहता है चोर नहीं है? तेरा पाकिस्तान का हालात फिर किस तरह इस तरह हो गया? खुद चोर है, जो तुम्हारा अभी जो लीडर है वो चोर है। कौन चोर है? इमरान खान हो। मेरा बात सुने, इंडिया का तलबदारी नहीं करो, अपने मुल्क का तलबदारी करो। मुझे ये बताएं क्या दिया, मुझे ये बताएं क्या दिया आपको इस मुल्क ने? हार मानेगा ही नहीं, जवाब सुनना पड़ेगा, नहीं, जवाब सुनना पड़ेगा सबको। अगर मेरा जवाब गलत है ना, पत्थर मेरे को मारो। इधर एक बात है, मेरे को पत्थर मारो। हम पठान का बच्चा है, हम है ना अपने आप को अपना जूता मारेगा, एक बात है। और इस भाई को भी लेके आओ, बैठ जाओ, मैं अपनी इधर इसको लेके आओ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। लेकर आए भाई को, इधर लाएं। जवाब दे रहा हूँ। नहीं, जवाब सुन ले, जवाब सुन ले। मैंने तारीफ किस बात से किया भाई? मैं इस बात से किया, दुश्मन किस चीज का दुश्मन को दुश्मन हम कहेगा? तेरे को पता है? मेरा बात सुनो, हम सुन लेना, जवाब तो सुन ले, हौसला रखें, जवाब सुन ले। सब हम मिक्स पठान नहीं, हम नस्ली पठान है। हम दुश्मन को भी जानते हैं और है ना दोस्त को भी जानता है। जो हक है ना, अगर दुश्मन भी अच्छा काम करे उसका भी तारीफ होना चाहिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तारीफ किया दुश्मन का। अच्छा, आप जवाब बताएं जरा इनको। हम लोगों का दीन का हिस्सा है।
जवाब अरे उसने जवाब यही जवाब है ना। इस बाजी ने पूछा इंडिया चांद पर पहुंच गया ना, उधर क्या है, उधर तो जाओ, छोटा बच्चा भी है ना, वो तालीम में लगा हुआ, हुकूमत इसके पीछे इतना कोशिश करता है ना, ये अच्छी बात है ना। इंसानियत उधर है,